जय हिंद गाइस। आज का अपना टॉपिक है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, एकदम ध्यान से देख रहे। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। पहले डेफिनेशन देखे हम लोग। टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट is called as distance. Is called as distance between and final position of an object. अब ये दो टर्म हमने देखे। सबसे पहले हमने देखा कि व्हाट इज डिस्टेंस। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज नोन एज डिस्टेंस। और डिस्प्लेसमेंट क्या है? इट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो ये जो दो टर्म्स हम देख रहे हैं इसको प्रॉपरली भी हम एक एग्जांपल के थ्रू समझ के लिए। ठीक है, अब हम क्या देख रहे हैं कि जो डिस्टेंस की हम बात कर रहे हैं, डिस्टेंस की हम बात जब करेंगे तो समझो हम बात करें कि पर्सन ट्रैवलिंग फ्रॉम ए टू बी। ए टू बी अगर पर्सन जा रहा है, अब ये ए टू बी में आप अगर देखें तो ये पर्सन जा रहा है इन अ स्ट्रेट लाइन। स्ट्रेट लाइन, कोई भी डायरेक्शन बदलाव नहीं है, कोई भी डायरेक्शन में बदलाव यहाँ पे नहीं है। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। तो ये डिस्टेंस हम बोलेंगे एज सपोज 100 मीटर। 100 मीटर हमने डिस्टेंस बोला। तो अब आपको सवाल ये आएगा कि इसमें डिस्टेंस क्या और डिस्प्लेसमेंट क्या। तो आप देख रहे हैं इसमें डिस्टेंस क्या होगा। तो आप देख रहे हैं ये केस में आपका डिस्टेंस क्या होगा? डिस्टेंस विल बी इक्वल टू ए बी, दैट विल बी इक्वल टू 100 मीटर, दैट इज टोटल पाथ कवर्ड। अब आप अगर देखें तो स्ट्रेट लाइन पाथ की जब बात चलेगी तो आप देख रहे हैं कि ये उसका कौन सा पोजीशन हो गया? इनिशियल। ये उसका कौन सा पोजीशन हो गया? फाइनल। तो ये केस में आप देख रहे हैं कि ये उसका क्या हो जाएगा? इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच का गैप कितना हो रहा है? दैट इज अगेन इक्वल टू ए बी, दैट इज अगेन इक्वल टू ए बी। तो यहाँ पे इसका डिस्प्लेसमेंट जो है दैट इज इक्वल टू ए बी, दैट इज इक्वल टू 100 मीटर। तो ये एक मात्र ऐसा केस होगा जहाँ पे ऑब्जेक्ट अगर स्ट्रेट लाइन में मूव करता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों सेम जाएंगे। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम जाएंगे। हियर वी कैन कंक्लूड दैट डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। तो हियर वी कैन कंक्लूड कि डिस्टेंस विल बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे दिशा नहीं बदल रही। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि सेकंड केस की जब हम बात करें तो आप क्या देख रहे हैं? सेकंड केस की जब हम बात करेंगे, अ पर्सन इज मूविंग फ्रॉम ए टू बी। ठीक है, अब ए टू बी वो जा चुका था 100 मीटर। अब वो बी से वापस आ रहा है एट सी। वो बी से सी तक आया। ठीक है, अब ये आया वो 60 मीटर। तो आपको पूछा गया कि अब ये केस में उसका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट निकाला जाए। तो यहाँ पे आपने बोला उसका डिस्टेंस होगा टोटल पाथ कवर्ड, वो गया ए टू बी, फिर वो गया बी टू सी। तो आपने बोला ए टू बी और बी टू सी कितना हो गया? 100 प्लस 60, दैट इज 160 मीटर हो गया। ठीक है, 160 मीटर हो गया। अब आपको पूछा गया कि इसका डिस्प्लेसमेंट कितना। तो आप क्या देख रहे कि इसका डिस्प्लेसमेंट जो है, आप देख रहे 100 मीटर इस दिशा में, 60 मीटर इस दिशा में। तो आप देख रहे ये एक दिशा होगी और ये दूसरी दिशा होगी। तो सपोज इसको हम ले रहे पॉजिटिव, इसको हम ले रहे नेगेटिव। ठीक है, कैलकुलेशन के लिए तो ए बी माइनस बी सी। वाई? बिकॉज ये डायरेक्शन बदला। तो आप देख रहे कि ये डायरेक्शन बदला और आप देख रहे कि ये उसकी इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। आप देखो यहाँ पे ये इनिशियल पोजीशन और ये फाइनल। तो इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो सिर्फ इतना हो गया। तो आप देख रहे कितना हो जाएगा? 100 में से 60 जाने के बाद जो बचेगा वो होगा इसका डिस्प्लेसमेंट, जो कि होगा 40 मीटर।
तो इसमें से समझ में क्या आ रहा है कि डिस्टेंस को दिशा से कोई लेना देना नहीं है, बट डिस्प्लेसमेंट को है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपका डिस्टेंस जो है, जो डिस्टेंस है वो दिशा से उसको कोई लेना देना नहीं है। इट हैज नथिंग टू डू विद द डायरेक्शन। सो डिस्टेंस इज अ स्केलर क्वांटिटी, इज अ स्केलर क्वांटिटी। अब सवाल ये आता कि स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड, which require only magnitude and not direction। तो आप देख रहे हैं इसको डायरेक्शन से कोई भी लेना देना नहीं होगा। ऐसी जो क्वांटिटी होगी, ऐसी जो फिजिकल क्वांटिटी होगी, उसको हम बोलेंगे एज स्केलर क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे एज स्केलर क्वांटिटी। आ रही बात समझ में? जिसको डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं होगा उस क्वांटिटी को बोला जाएगा, उस फिजिकल एंटाइटी को बोला जाएगा एज स्केलर क्वांटिटी। तो पॉइंट क्या हो गया कि आपकी जो डिस्टेंस है वो एक स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर क्वांटिटी मतलब क्या? द फिजिकल क्वांटिटी विच रिक्वायर्स ओनली मैग्नीट्यूड। अब सवाल ये आता है आपके दिमाग के में कि मैग्नीट्यूड क्या? सपोज हम अगर बात करें मास, मास ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है, मास ये भी एक स्केलर क्वांटिटी है। तो आप क्या देख रहे हैं कि सपोज आप जब मास की बात करते हो, आपका वजन अगर कोई पूछता है कि आपका मास कितना है, आप बोलते हैं कि मेरा मास सपोज 50 किलो है। तो 50 किलो जब आप बोलते हो तो आप डायरेक्शन नहीं बताते, यू जस्ट से 50 किलो, 50 kg। तो 50 kg ये जो एक नंबर आपने दिया है ये होता है आपका मैग्नीट्यूड, ये होता है आपका मैग्नीट्यूड। सो 50 kg दैट इज योर मैग्नीट्यूड। बट जब उसमें डायरेक्शन का इन्वॉल्वमेंट आ जाएगा, वो क्वांटिटी डायरेक्शन पे अगर निर्भर करेगी तो वो हो जाएगी आपकी वेक्टर क्वांटिटी। तो उस तरह से आप देख रहे हैं कि आपका डिस्प्लेसमेंट जो है वो डायरेक्शन पे निर्भर करता है। दैट मीन्स आप देखते हैं कि आप दिशा बदलने पे डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू में चेंज आ रहा, कम हो रही है। आप देख रहे हैं कि उसको उस पर अफेक्ट हो रहा है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 100 + 60 दिशा बदलने पे कोई फर्क नहीं पड़ा, वो सिर्फ ऐड होती जा रहा है। बट यहाँ पे आप क्या देख रहे हैं कि ये डायरेक्शन में 100 और ये रिवर्स डायरेक्शन में 60 आने पे डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया? 40 हो गया। तो इसका मतलब क्या हो गया कि आपकी डिस्प्लेसमेंट वहाँ पे अफेक्ट हो रही है। तो ऐसी क्वांटिटी जो डायरेक्शन के ऊपर डिपेंडेंट है उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एज वेक्टर क्वांटिटी, उस क्वांटिटी को हम बोलते हैं एज वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है। तो ये जो स्केलर वेक्टर जो है ये अपने जो चुप चुप के डेफिनेशन है ये 9-10 तक अप्लीकेबल है। स्केलर क्वांटिटी वेक्टर क्वांटिटी का ये जो डेफिनेशन है डिपेंडेंट ऑन मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। स्केलर वेक्टर एक अलग ही टॉपिक है, वो 11th में आपको आएगा। ठीक है। बट फॉर टाइम बिंग अपने लिए अभी के सिलेबस के लिए आपको ये याद रखना है कि स्केलर क्वांटिटी क्या है? इट इज द क्वांटिटी विच डिपेंड्स ओनली ऑन मैग्नीट्यूड। वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी जो है it depends on magnitude as well as डायरेक्शन। तो जो क्वांटिटी मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट है, ऐसी जो क्वांटिटी होगी उसको हम बोलेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी, उसको हम बोलेंगे एज वेक्टर क्वांटिटी। तो आ रही बात समझ में? वेक्टर क्वांटिटी मतलब क्या? जो मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंडेंट है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा कि एक डायरेक्शन और ये डायरेक्शन बदलने पे क्या था। ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि दोनों का एसआई यूनिट हम समझ के लेने वाले हैं, दोनों का एसआई यूनिट हम समझ के लेने वाले हैं। एसआई यूनिट, एसआई यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये मीटर है, और सीजीएस यूनिट अगर हम देखें तो ये सेंटीमीटर है। ठीक है। और डिस्टेंस की भी अगर हम बात करें, डिस्टेंस की अगर हम बात करें तो डिस्टेंस का भी अगर हम देखें तो एसआई यूनिट जो है ये आपका मीटर होगा, और सीजीएस यूनिट जो है ये आपका सेंटीमीटर होगा। ये याद रखेंगे आप लोग। तो दोनों के यूनिट सेम है। वाई? बिकॉज ये डिस्टेंस को मेजर करे, सिर्फ दोनों एक ही काम करे ना। तो यहाँ पे दोनों के यूनिट सेम है, बट एक मेन जो फर्क है, एक स्केलर क्वांटिटी है और एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब हम इसमें और एक पॉइंट समझ के ले रहे और एक आगे बढ़ रहे इस एग्जाम्पल में। हम क्या देखे भाई कि सपोज हमने अब इसको और आगे लेके गए एग्जाम्पल को। पर्सन गया ए टू बी, पर्सन गया ए टू बी, ए टू बी में हुआ 100 मीटर। ठीक है। अब वो पर्सन बी टू सी वापिस आया था 60 मीटर।
अब वो सी से लेके वापिस आ चुका है डी पे। तो आप देख रहे हैं कि ये पर्सन ने कंप्लीट किया एक ऐसा जर्नी जहाँ पे उसका इनिशियल और फाइनल क्या हो चुका है, सेम हो चुका है। इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम हो चुका है। तो अब ये केस में आप देख रहे हैं ये कितना है, 40 मीटर समझो। अब यहाँ पे पूछा जाएगा आपको कि इसका डिस्टेंस कितना, इसका डिस्टेंस कितना। तो आपका आंसर क्या होगा, इट विल बी दैट कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी। तो आपका आंसर क्या रहेगा, 100 प्लस 60 प्लस 40 दैट इज इक्वल टू 200 मीटर आपका आंसर आएगा। सिंपल डिस्टेंस है, डिस्टेंस है। आप देख रहे हैं कि डिस्टेंस कहीं भी घुमा लो, कुछ भी कर लो, उसमें फर्क नहीं पड़ेगा। बट आप क्या देख रहे हैं, अब आपके डिस्प्लेसमेंट पे क्या फर्क पड़ रहा है, देखिए आप डिस्प्लेसमेंट की अगर बात करें तो ये क्या हो जाएगा, ए बी एक दिशा में और बचे हुए दोनों अलग दिशा में है। तो ये हो जाएगा ए बी माइनस बी सी माइनस डी सी, या सी डी लिखेंगे इसको आप, सीक्वेंस अगर जाते हैं ऐसे तो सी डी। तो ये कितना हो जाएगा, 100 माइनस 60 माइनस 40, तो हो जाएगा 0। तो आप देख रहे हैं कि डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुकी है, डिस्प्लेसमेंट 0 आ चुकी है। और वो कब आई, जब आपका इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन अगर सेम हो, तो ये केस में आपकी डिस्प्लेसमेंट जो है वो 0 आएगी। तो आप क्या देख रहे हैं, जब आपकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन सेम आ जाएगी तो इन दैट केस आपकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो आप ये याद रखेंगे, वेन एवर अ पर्सन कंटिन्यूज टू मूव एंड उसके बाद जब वो आके अगर कहीं रुकता है और वो अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट सेम होता है, तो ये केस में आप क्या देख रहे हैं, इनिशियल फाइनल सेम होने के बाद इट विल मेक अ 0 डिस्प्लेसमेंट। तो क्यों ऐसा, बिकॉज आप क्या देख रहे हैं, इनिशियल और फाइनल के बीच में क्या हो गया, कोई गैप नहीं बचेगा। आप देख रहे हैं कि उसने शुरू भी यहीं से किया, खत्म भी यहीं किया, तो दोनों पॉइंट एक दूसरे पे आके ओवरलैप हो गए। तो आप देखेंगे उनके बीच में कोई गैप नहीं है, तो वो डिस्टेंस मेजरेबल नहीं हो जाता। एंड देन वी से दैट कि आपका डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, अगर आप कहीं जर्नी पे जाते हो, आपने शुरू किया आपके घर से, यू स्टार्टेड फ्रॉम योर होम, आप पूरा कंट्री घूम के भी आ गए और ख़त्म आपने होम पे किया, तो आपका डिस्टेंस ट्रैवल रहेगा बट डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, 0। जहाँ शुरू वहीं ख़त्म। ठीक है, ये बात आपने ध्यान में रखनी है। अब हम लोग और भी कुछ बेसिक चीज़ें थोड़ी सी समझ के लिए, अब एक चीज़ याद रखेंगे कि जो डिस्टेंस है वो हमेशा पॉजिटिव में ही आता है। ठीक है, डिस्टेंस कैन नेवर बी 0। जबकि अगर हम बात करें तो डिस्प्लेसमेंट जो है इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव एज वेल एज 0। अब नेगेटिव कब आएगा, जब आप अगर गाड़ी चला रहे हो और आपने ब्रेक लगाया, तो व्हेन यू अप्लाई अ ब्रेक, आप एक गाड़ी मूव करिए, उसका आपने ब्रेक लगाया, ब्रेक लगाने के बाद अपोजिट डायरेक्शन में आप देख रहे गाड़ी को रुका जा रहा है, बट स्टिल गाड़ी कुछ समय तक आगे बढ़ती है फिर जाके रुकती है। तो ये जो होता है ये होता है डिस्प्लेसमेंट, और ये होता है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट, ये होता है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। तो पॉइंट क्या हो रहा है कि व्हेन अ ब्रेकिंग फोर्स इज अप्लाइड इवन व्हेन द कार मूव एट अ सर्टेन डिस्टेंस, देन उसके बाद जो डिस्टेंस कवर होता है वो होता है आपका नेगेटिव डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, सो इसलिए डिस्प्लेसमेंट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और 0। 0 कैसे होता है वो देखा हमने। ठीक है, देन उसके बाद एक और चीज हम आपको बता रहे कि जो डिस्टेंस है दैट कैन बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। देन उसके बाद हम बोल सकते हैं डिस्टेंस जो है दैट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। आप देख रहे हैं दोनों केस बता दे रहे आपको, डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, देन उसके बाद डिस्टेंस यहाँ कितना है 160 और यहाँ कितना है 40, तो इट कैन बी ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। बट आप कभी ये नहीं देखेंगे कि जो डिस्प्लेसमेंट है, ठीक है, वो डिस्टेंस से बड़ा है, ये आप कभी टर्म नहीं देखेंगे। दैट मीन्स डिस्प्लेसमेंट कैन आइदर बी इक्वल और लेस देन।
ठीक है, बट इट कैन नेवर बी ग्रेटर दैन, ठीक है। तो यहाँ पे ये चीज आपने याद रखनी है। आगे बात समझ में। अब उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्टेंस को मेजर करने वाला जो इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट है, डिस्टेंस कैन बी मेजर्ड बाय द हेल्प ऑफ ओडोमीटर, विद हेल्प ऑफ ओडोमीटर। तो डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज ओडोमीटर। तो ओडोमीटर की मदद से आप डिस्टेंस को मेजर कर सकते हो। अब यहाँ पे एक चीज याद रखो कि ये वीडियो में जो भी चीजें हम देखें उसको आप प्रॉपरली नोट करो। डिस्टेंस क्या है? टोटल पाथ कवर। डिस्प्लेसमेंट क्या है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द इनिशियल एंड द फाइनल पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट। दोनों भी क्या है? आप देख रहे हैं कि उसका एस सेंटीमीटर है, उसका भी मीटर है, इसका सेंटीमीटर है, उसका सेंटीमीटर है, सीजीएस। देन उसके बाद आप अगर देखिए एक स्केलर क्वांटिटी है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, दोनों भी क्या है? डिस्टेंस को मेजर करने के पैरामीटर है, ठीक है। एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है और एक टोटल पाथ कवर्ड है, ठीक है। अब उसके बाद अगर हम देखें तो डिस्टेंस की एक सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इट कैन बी इक्वल टू और ग्रेटर देन, बट कैन नेवर बी लेस देन द डिस्टेंस कवर्ड, ठीक है। तो सिंपल सी बात है, आप देख रहे हैं डिस्टेंस जो है वो या तो इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा या तो ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट होगा, बट इट विल नेवर बी लेस देन। डिस्टेंस कभी भी डिस्प्लेसमेंट से कम नहीं होगा, ये कभी पॉसिबल नहीं है। और एक चीज याद रखो कि डिस्प्लेसमेंट जीरो भी हो सकता है अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो तो। अगर इनिशियल एंड फाइनल पोजीशन सेम हो तो आप देखेंगे कि आपका डिस्प्लेसमेंट सेम, अगर आपका इनिशियल फाइनल सेम होता है तो डेफिनेटली आपका डिस्प्लेसमेंट जीरो आएगा। और डिस्टेंस को मेजर करने के लिए जो इंस्ट्रूमेंट यूज होता है दैट इज नोन एज योर ओडोमीटर, दैट इज नोन एज योर ओडोमीटर। तो ये सारे पॉइंट्स आप प्रॉपरली एक बार नोट डाउन करेंगे। एंड उसके बाद का जो टॉपिक है अगले वीडियो में हम कवर करने वाले हैं वो होगा यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म मोशन, ठीक है। देन उसके बाद विल बी गोइंग टू स्पीड, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ऐसे ये टॉपिक आगे आगे बढ़ने वाला है। तो ये प्रॉपरली आप नोट डाउन करेंगे। जय हिंद।